तो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं सुनंदन गुप्ता यहाँ पर आज आपको सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपका ना 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है सेमेस्टर थर्ड का। जैसे कि आप सभी बच्चे डर रहे हो कि क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल वर्ड तो लाइफ में कभी आता नहीं है और आप डर रहे हो। डरना भी नहीं है, क्यों डरना है, पेपर देना है, अच्छे नंबर लेने हैं। और जब मैं इधर हूँ तो डरने की क्या बात, वही बात आ गई ना। मैं इतना बैठे रहा तो उसे किसी टेंशन लेनी, ठीक है, टेंशन कोई नहीं लेनी है। आराम से हम करेंगे, देखेंगे कैसे नहीं नंबर आते हैं। सामने आपके पहले प्रूफ, विद प्रूफ चलूंगा, बिना कोई भी ऐसे कोई आपको फेक गाइडेंस नहीं करूंगा, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। खुद एमएससी फिजिक्स की है मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से, रैंक मेरा 11 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मेरी मार्कशीट देख रहे हो आप सब। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये देखो सारे सब्जेक्ट्स के में मेरे मार्क्स देखो यहाँ पर। टोटल मार्क्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ज़रा देखिए ध्यान से। 150 में से कितने मार्क्स हैं फिजिक्स में, 133। तो आप समझ ही सकते हो कि फिर फिजिक्स में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, फिजिक्स में मार्क्स कैसे आते हैं। और 500 में से टोटल आए हैं मेरे 410, यानी कि 82% हुए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये एक 133 मार्क्स कैसे आते हैं। और वो भी इतना नहीं पढ़ना है कि आप सोचोगे सारा करना है। हार्ड वर्क करते हैं बेवकूफ़, आपने करना है स्मार्ट वर्क। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जैसे मेरे लाइफ टाइम फेवरेट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें आप मेरे मार्क्स भी देख सकते हो कितने आते हैं। ऐसा नहीं होता क्रैमिंग करने से, फिजिक्स कभी भी क्रैमिंग करने से नहीं आती है। तो मैं आपको प्रूफ के लिए ये लाया था, यहाँ पे देख लो थर्ड नंबर पे मेरे मार्क्स हैं जो 150 में से 133 मार्क्स हैं फिजिक्स के। और अगर देखो, अगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती ना, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसका मतलब मैं आपको चाहता हूँ कि इसको क्रॉस करना है, ये कुछ नहीं है। आपके सर के इतने नंबर आ रहे हैं तो आपने इसके ज़्यादा ही लेने हैं। ठीक है, अब और मैं बाकी सबको चैलेंज कर देता हूँ कि रामनगर में जो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार अपनी मार्कशीट अपलोड कीजिए यहाँ पे विद प्रूफ। मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल प्रूफ करता हूँ, और जो मैं अब आपको बताऊंगा ना वही आपको एग्जाम में आएगा, देखते रहना आप। मुझे पता है कैसे पढ़ना है, 133 मार्क्स मेरे आए थे, इस बार आप देखो कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। और ये मार्कशीट देख रही है आपको, 133 मार्क्स हैं 150 में से। आपके मैं चाहता हूं कि 150 में से 150 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, जो तो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका तो मुझे पता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं स्पेशली ये रामनगर, जो हमारा जीडीसी रामनगर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि बस आपको वीडियो देखनी है। कोई मैं लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, कोई मैं सब्सक्राइब के लिए, यहाँ पे कोई मैं ये यूट्यूब पर चैनल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे रामनगर के बच्चे किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में चलेगी तो सिर्फ रामनगर के स्टूडेंट्स की, वो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बताते जाता हूँ क्या करना है। तो ज़रा देखो, आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने चाहूँगा। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, आपको आती है जो सेक्शन ए। याद रखना है, जो आपको सेक्शन ए आती है, पहले आपको पेपर का ट्रेंड पता होना चाहिए, पेपर आता कैसे है। सेक्शन ए में आपको पहली बात तो क्या है, नो चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात क्या आती है कि चॉइस तो आपको कोई नहीं मिलने वाली है सेक्शन ए में। और वहां पे आपको देखने पड़ेंगे टोटल कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। और वो भी कितने मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन। आपका ये जो क्वेश्चन आता है ना सेक्शन ए में से, ये आपको आता है शायद 3 नंबर का। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए में से। और उसमें से कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्लियर है आपको कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको वहां पे 5 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन के बाद वह आते कितने कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और उसमें आते हैं 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये आती है सेक्शन ए। अब चलते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे क्या होता है वो देखते हैं जरा। अब देखो जरा सेक्शन बी पे क्या होता है, एक सेकेंड। सेक्शन बी, अच्छा सेक्शन बी में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। सेक्शन बी में क्या आता है, उसमें भी नो चॉइस। पहली बात तो चॉइस नहीं है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई भी चॉइस नहीं है। उसमें भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे आपको शॉर्ट आंसर से, एक टाइप के। पहले आगे वेरी शॉर्ट, अब ये आ गए हैं शॉर्ट आंसर सेक्शन बी में। अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और वो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने का होता है, 7 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो कि ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट सिर्फ बोलने में है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही। ठीक है, पांच
5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 करने हैं और 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो गए 35, पहले हो गए थे कितने हमारे पास 15, और ये कितने आ गए हमारे पास 35 और 15 हो गए 50। ठीक है, और इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, सेक्शन बी में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में क्या होता है वो भी देखते हैं हम। सेक्शन 3 में क्या आता है, सेक्शन सी में जहां से आपने अब टेंशन ले रहे हो कि भाई कैसे करेंगे, इतना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है अभी, बस अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, बस पहले पैटर्न बता रहा हूँ कि क्या है। सेक्शन सी में आपको क्या देखने को मिलता है, आपने पेपर दिए हैं, अभी 3rd सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर आप निकाल चुके हो। 3rd सेमेस्टर में क्या है, सेक्शन सी में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन का नंबर कितने का होता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं आपको, 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, अब उसमें क्या किया है उन्होंने, सिर्फ 5 में से कितने करने हैं आपको बस इस नंबर को याद रखना है, 2। 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 2, तो है कितने टोटल मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका जो एक क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन कितने के हो गए, 30 मार्क्स के। तो टोटल आपके कितने मार्क्स बन गए हैं, 15, 35, 50 और ये 15, 15 इंटू 2 30, 30 ही आ गए, 50 और 30 80 मार्क्स का आपका ये पूरा क्वेश्चन सेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये हमारे जो लॉन्ग आंसर में, देखो पहले आपको मैं एक निंजा टेक्निक बता देता हूँ, जो मेरी टेक्निक रहती है हमेशा, जैसे मैंने किया था वैसे ही सेम आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जरा आप देखोगे आपको मैंने सिलेबस लाया हुआ है यहाँ पे, आप अब ध्यान से देखो। पहली बात तो क्या है कि लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में पहले तो मैं आपको सभी यूनिट्स के लॉन्ग आंसर बता दूंगा, और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स बताऊंगा, फिर वेरी शॉर्ट। पर उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखो 5 में से कितने करने होते हैं आपको शॉर्ट आंसर, सॉरी लॉन्ग आंसर, 5 में से कितने करने होते हैं, 2। तो सिंपली मतलब क्या है कि आप कोई भी 2 यूनिट्स क्या कर लो, पक्के पक्के कर लो, 2 यूनिट्स में से कुछ नहीं छोड़ना है, 2 यूनिट कर लिए। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि हमने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, 150 में से 150। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा होगा, अगर पूरे 2 यूनिट नहीं हो रहे होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, इसी वीडियो में बने रहें और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहला यूनिट है ना, तो सभी अपने कॉपी पेन निकाल दो और पहले क्वेश्चन लिख दो कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग आंसर में। ठीक है, लॉन्ग आंसर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को, पर मुझे पता है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो कौन से हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, और ये जो मैं लॉन्ग आंसर बता रहा हूँ ना, तो ये मैं उसमें भी बता रहा हूँ साथ में, किसमें, जो आपके शॉर्ट आंसर हैं 7 नंबर में आपको जो क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। हाफ वेव एंड फुल वेव में भी 15 नंबर का भी आ सकता है ये, और 7 नंबर में भी आ सकता है ये। फिर इस क्वेश्चन के बाद जो ये है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बाद लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ अभी, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनर ब्रेकडाउन और जीनर डायोड। जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि बताओ भाई जीनर डायोड एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे शो करता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपने और करने हैं, शॉर्ट की डायोड एंड टनल डायोड। लॉन्ग आंसर में बता रहा हूं इस यूनिट के, और इनको पूरा करना है, शॉर्ट की डायोड और टनल डायोड को। ठीक है, और जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो नहीं समझ आता है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास नहीं भी पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं, टेंशन डरना नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे रामनगर के बच्चों के मार्क्स आने चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए बस। तो आपने क्या करना है, डरना नहीं है। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके, जैसे भी आप नंबर सबके पास होगा मेरा, तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके, यहाँ से नहीं समझ आ रहा हो मुझे आप पूछ सकते हैं, बिना विदाउट एनी टेंशन। टेंशन नहीं लेनी है बस, लाइफ में टेंशन देनी होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग आंसर करने हैं यूनिट 1 से। हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर एक क्वेश्चन, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और जीनर डायोड कैसे एक्ट करता है वोल्टेज रेगुलेटर का। 12th में भी ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी बीएससी के 3rd सेमेस्टर में भी है। ठीक है, उसके बाद पहले आपको एक बात बता देता हूँ, एमएससी में मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन रही है, स्पेशलाइजेशन मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंपॉर्टेंट होता है मुझे सब पता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जीनर डायोड, के बाद आता है ये वोल्टेज रेगुलेटर तक करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और करने हैं, शॉर्ट की डायोड एंड टनल डायोड। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, यूनिट 1 में से लॉन्ग आंसर जो बनते हैं वो यही बनते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे। ठीक है,
अब देखो जरा यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें करना है आपको, ये लास्ट में लाइन दिख रही होगी आपको, कौन सी वाली, ये लाइन, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या है, और XOR सर्किट्स, ये पढ़ने हैं आपको तीन लॉन्ग आंसर में, हाफ एडर, फुल एडर एंड XOR सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड एंड नॉर गेट्स। ठीक है, और ये जो गेट्स है ये सारे करने हैं, गेट्स में से कोई गेट नहीं छोड़ना है, एंड, और, नॉर, नॉट, नैंड, ये 5 के 5 गेट्स करने हैं। और उसके बाद आ गया हाफ एडर, फुल एडर एंड XOR सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद इस यूनिट्स में से जो आपको आता है ना लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन, वो आता है ये, कौन सा है ये, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब कि यहाँ तो आ जाएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, कौन कौन सा मैंने बता दिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके बाद आ गया इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसी में ही है ये, फिर आ गया इसके बाद एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको क्या क्या करते हैं, कुछ टीचर्स पता होता नहीं है, आपने ही आपको क्या बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला नहीं आता एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। सिंपली बात ये होती है कि करने सारे होते हैं, कराने आपको सारे होते हैं, जो पढ़ाना होता है ना तो आपको सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, वो तो आपकी चॉइस है आप कौन से करो। अब मैं यूनिट में से पहले ही 3-4, कुछ टीचर्स ऐसा ही करते हैं कि यूनिट में से जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, जो 3-4 पेज के, वो क्या करते हैं आपको कराते ही नहीं है, तो आधा कंसेप्ट आपका वहीं पर चला जाता है। तो वो जो क्वेश्चन कराने नहीं है, आगे देखने को एग्जाम में भी वही आएंगे, और फिर वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे आप कुछ नहीं लिखोगे। तो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, और गुमराह भी नहीं होना है कि आपको कोई गुमराह करेगी ये वाले क्वेश्चन करने हैं। पहले जाओ मार्कशीटें देखो उनकी, और फिर जाके बात करो कि आपको क्या बता रहे हैं वो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब आ जाओ, इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग आंसर में। ए करना है ये गेट्स करने हैं, हाफ एडर, फुल एडर एंड XOR गेट। ठीक है, और एम्पलीफायर। ठीक है, इसको लिखते जाओ साथ साथ में। अब नेक्स्ट हम अगले यूनिट में पहुंच जाते हैं, लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा नर्नेस्ट हीट थ्योरम। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, नर्नेस्ट हीट थ्योरम आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा। और एक ही है आपका, कौन है ये, कैरनॉट थ्योरम। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, बाकी सारे शॉर्ट आंसर में बनते हैं, लॉन्ग में कोई नहीं बनता है। तो आपको बस ये 2 क्वेश्चन याद करके जाना है एग्जाम के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए, नर्नेस्ट हीट थ्योरम, और उसके साथ आ गया आपका कौन सा, कैरनॉट थ्योरम। 2 क्वेश्चन इस यूनिट में से लॉन्ग आंसर में जो पूछे जाते हैं बार बार। अब नेक्स्ट यूनिट आपका यूनिट नंबर 4 है, जो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपका, भी एक ही क्वेश्चन करना है, कौन सा, क्लासियस क्लैपेरियन लेटेंट हीट इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और इस बार भी गारंटी देता हूं पेपर में ये क्वेश्चन आया ही आया होगा लॉन्ग आंसर में इस यूनिट में से। ठीक है, इस यूनिट में से लॉन्ग आंसर करना है तो एक ही लॉन्ग आंसर करना है, कौन सा, क्लासियस क्लैपेरियन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 में ऊपर से सब कुछ भूल जाओ, ऊपर से कुछ नहीं देखना है। इसमें यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, उसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। और एक बार क्या कोर्स करते हैं, ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपने क्या किया होगा, मैंने देखा कई बच्चे, आपने, आपको पता नहीं क्या गलत पढ़ाया जाता है, क्या आपको क्या पढ़ाया जाता है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स अलग से पढ़ाया जाता है, 2 क्वेश्चन कराए जाते हैं। पर एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना इन दोनों में से, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट में से, तो वो बोलते हैं बताओ बोस-आइंस्टाइन में से फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिराइव करते हैं। तो ये भी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि बोस-आइंस्टाइन को आप कन्वर्ट करके बताओ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में, पर आपको वहां पे कोई नॉलेज नहीं आता है, और आप क्या करते हो, 15 नंबर का बोस-आइंस्टाइन अगर आएगा तो 15 नंबर का आएगा, साथ में लास्ट में ये जरूर लिखा होगा कि बोस-आइंस्टाइन से आप फर्मी डायरेक्ट में कैसे जा सकते हो, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में। 2 क्वेश्चन इस यूनिट के आंखें बंद करके ये करने हैं, बस इतना मैं बता देता हूँ। इस यूनिट में से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आएंगे तो वो ये 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आता लॉन्ग आंसर में, बोस-आइंस्टाइन, फर्मी डायरेक्ट, और एक ये डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये 7 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बस और कोई टेंशन नहीं लेनी है। लॉन्ग आंसर आपको मैंने कंप्लीट करा दिए कौन कौन से करने हैं। हाँ, और जिन बच्चों को थोड़ा डर है कि यार अगर क्या पता ये पेपर में नहीं आए, तो उनके जो जो चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 150 में से 150 स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि लॉन्ग आंसर आपने कौन से करने हैं,
बिना टेंशन नहीं हुए, डरना नहीं है, सिर्फ 2 यूनिट के लॉन्ग आंसर कर लो, कोई एक ये लास्ट वाला यूनिट कर लो कंप्लीट और एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लो, फिर चाहे जहां मर्जी से लॉन्ग आंसर आए, क्योंकि एग्जाम भी देखो ना, ऐसा नहीं है कि 5 के 5 यूनिट में से आप लॉन्ग आंसर करके जाओ पेपर में। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे करेगा कि 5 में से 5 यूनिट कर लेगा पूरे पूरे कंप्लीट, और वो आपसे होंगे भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो मेरे से भी नहीं होते। आप सोचोगे कि एक दिन में, जब उस टाइम पे मैं था तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और हमें, हमारे पास जो टीचर्स थे, नरेश सर ने मुझे पढ़ाया हुआ है, तो ऐसे ऐसे टीचर ने मुझे पढ़ाया हुआ है जिनको सब पता था। ऐसे मैं, अब आप जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ते हो तो वो मुझे पता है कि आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, और आपके मार्क्स भी देख चुका हूँ, और आपका कंसेप्ट भी कितना है। तो उससे नहीं डरना है कि आपने ये नहीं करना है कि गुमराह नहीं होना है बस, ठीक है। फालतू की बातों में नहीं आना है, बस यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, और आप खुद देखोगे फर्क आपको पता चल जाएगा। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ पढ़ो और आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, ये तो बात की बात आ गई। अब आ जाते हैं कहाँ पे हम, फिर से यूनिट नंबर 1 पे। कापी पेन आपने ली है ना अपने साथ, तो ये क्वेश्चन जो मैं बताते जा रहा हूँ ये लिखते जाओ। अब आ जाता है जो शॉर्ट आंसर्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी सेक्शन बी थी ना हमारी, अभी सेक्शन सी हमने पढ़ ली, अब आ गई हमारे पास कौन सी, सेक्शन बी की बात करते हैं। सी में हमने बता दिया लॉन्ग आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब शॉर्ट आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सीधा याद रखना है। कौन सा एक आएगा कि फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये पीएन जंक्शन डायोड, डायोड इक्वेशन क्या है शॉर्ट आंसर में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए ये। फिर इसके बाद आता है रिपल फैक्टर, 3 क्वेश्चन हो गए इस यूनिट में। मैं सेक्शन बी के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, रिपल फैक्टर करना है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी। फिर उसके बाद आ जाता है रिव्यू ऑफ, ये तो आपको पहले ए सेक्शन में आएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कि रिव्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। ये तो मैंने आपको नोट्स पे भी भेजे हैं, नोट्स भी भेजे हैं इसके पहले यूनिट के थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन सा क्वेश्चन, सोलर सेल क्या है, फोटोडायोड क्या है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचसीआर क्या है। ये आएंगे आपको किसमें, 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। आने ही यही है, बाकी को नहीं देखना है, बाकी भूल जाओ जो भी है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड में, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम, जो आपको शॉर्ट आंसर में आएंगे, तो वो शॉर्ट आंसर में आपको आ जाता है कि एंड गेट के बारे में पूछ लेते हैं। देखो लॉन्ग आंसर में आता है सारे गेट्स ही पूछ लेंगे, या तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस यूनिट में से लॉन्ग आंसर में मुझे पता है कि लॉन्ग आंसर में से आपको मैं खून से लिखे दे देता हूँ, लॉन्ग आंसर में आया होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। और शॉर्ट आंसर में इस यूनिट में से जो आपको क्वेश्चन करने हैं, तो एक एक गेट को अच्छे से पढ़ना है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, यूजिंग डायोड लॉजिक एंड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। ये आपको किस में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसमें से जो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं उनमें से ये आपको लॉजिक गेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कौन सा वाला, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक ये क्वेश्चन करना है, हाँ। और साथ में वेरिएशन ऑफ एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन पैरामीटर्स करने, हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं, ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट यूनिट जो आपका थर्ड है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उसकी बात करते हैं। उसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो सेक्शन बी में कौन कौन सा, टीएस डायग्राम, ठीक है, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखते जाओ साथ साथ में। फिर उसके बाद आ गया जोल थॉमसन एक्सपेंशन, बॉयल्स टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन और कैस्केड कूलिंग, ये करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट आंसर में आएगा आपको कौन सा, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। ये आएगा आपको सेक्शन बी में इस यूनिट में से क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आप लिख लो। अब आ जाता है यूनिट 4, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी तो आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, इसमें से शॉर्ट आंसर्स में क्या करें सर सेक्शन बी के लिए, तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो लास्ट लाइन दिख रही है, कूलिंग ड्यू टू एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, इसमें से ये करना है। थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे बनने हैं। फिर मैक्सवेल्स की जनरल एप्लीकेशंस करनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये एप्लीकेशन टू जोल थॉमसन कूलिंग, शॉर्ट आंसर्स में सेक्शन बी में, ठीक है। बाकी भूल जाओ जो भी है, ऐसे बना करो कि आपको बाकी दिख ही नहीं रहा है, स्मार्ट वर्क करना है, डरना नहीं है। एक तो देखो आप घबराते बड़े हो कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अब 4 को पेपर है, आराम से करो, रोज का 1 यूनिट पकड़ो, उसमें से पहले लॉन्ग भी करो, उसका शॉर्ट भी करो और वेरी शॉर्ट भी करो। अब इसमें यूनिट 5 में से मैं आपको बताता हूँ सेक्शन बी में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसमें सेक्शन बी में आपको क्या आता है ना, शॉर्ट आंसर में कभी कभी 7 नंबर में आपको देखने को क्या मिलेगा, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन का एक ये क्वेश्चन। फिर आएगा इसमें आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, ठीक है।
इनकी मोर ओवर एक काम करना, RMS जो ये स्पीड्स है ना, इनका एक काम करना, इनकी वैल्यूज ही याद कर लेना, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन आपने जो मर्जी लिखी होगी, लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो गलत हो जाएगा तो एक नंबर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका एक क्वेश्चन और होता है, फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस क्या है, और उसके बाद आता है मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स क्या है, एंड अफेक्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स के बाद अफेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन ए सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको किसमें, सेक्शन बी में। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, जो पहले यूनिट में आते हैं। तो पहले यूनिट में नहीं, सेक्शन ए, जब पेपर मिलेगा तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। उसमें आपको मैंने बता दिया कि 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन होंगे, और 3 उसमें से आपके होंगे आसान और 2 होंगे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में आपको कौन कौन से यूनिट में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको ज्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना आपको 3rd सेमेस्टर में, जो मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है, तो मुझे पता है कि आपको न्यूमेरिकल आएंगे ना जो, तो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक सबके पास होगी। उसमें क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल देखने हैं कौन से यूनिट के, एक तो यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाना है, जो लास्ट यूनिट है हमारे पास। कौन सा यूनिट, यूनिट नंबर 5 जो हमारे पास है, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल करके जाने हैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक से, और दूसरा आएंगे भी स्पेक्ट्रम की बुक से ही न्यूमेरिकल, और दूसरा आपको करना है फर्स्ट यूनिट में से न्यूमेरिकल। बाकी आपको न्यूमेरिकल कहीं देखने, हाँ सॉरी एक सेकेंड, यूनिट नंबर जो ये लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग भी न्यूमेरिकल पूछने को कभी कभार आते हैं कि ट्रूथ टेबल ड्रा करो, ठीक है। आने 2 न्यूमेरिकल है, वो आपने देखना कि न्यूमेरिकल करने हैं या नहीं करने हैं, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, फार्मूला लिख के आ जाना है। ये मत सोचो कि पूरा न्यूमेरिकल ही छोड़ देंगे, 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। आप क्या करते हो ना बच्चे, मैंने देखा बड़ी बार, आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल नहीं आता तो उसको रहने देते हो। आप स्मार्ट वर्क वाले बच्चे हो, हार्ड वर्क वाले बच्चे नहीं हो, बेवकूफ बच्चे नहीं हो, आप बड़े अच्छे रामनगर के बच्चे हो। मुझे पता है मोस्ट इंटेलिजेंट हमारे रामनगर के बच्चे हैं, हमारे रामनगर के बच्चे किसी से कम नहीं है, बस आपको गाइडेंस थोड़ी सी गलत मिल जाती है, उस बेसिस पे आपको पता नहीं चलता है क्या करना है। और अगर यही बातें अगर आपको मैंने पहले बता दी होती, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर आपको इतनी टेंशन नहीं लेने की जरूरत थी। आपने बोला ना फिजिक्स का पेपर तो हमारा कल ही हो जाए, हमें तो सब आती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यूनिट नंबर क्या बोल रहे थे हम, न्यूमेरिकल्स के बाद हम बोल रहे थे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 5 में से 3 करने, 5 में से 5 करने होते हैं सेक्शन 1 में से, सेक्शन ए में से। तो और आपको कितने करने होते हैं, और सॉरी कितने मार्क्स के होते हैं वो, 15 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो उसमें से जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो एक चीज करनी है कि जितने ये यूनिट्स हैं, इन सभी यूनिट्स में जो डेफिनेशन है, हर एक क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ लो बस। डेफिनेशन आपको आ गई तो मान लो आपके नंबर आ गए, 3 नंबर मिल गए। आएंगे तो डेफिनेशन आएंगे, बाकी जैसे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन वाला तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखने को मिलेगा, और इसमें सेक्शन ए में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल की मैं बात बता रहा था, न्यूमेरिकल आप फार्मूले के ऊपर पढ़ो, कंसेप्ट के ऊपर पढ़ो। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर ये सेकंड और फर्स्ट, पहला दूसरा और 5वां, इन 3 यूनिट्स में से न्यूमेरिकल आपको देखने के मिलेंगे पेपर में, जो 2 न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद और क्या था इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब अच्छे से मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और जहां पर भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, मुझे अपना बड़ा भाई समझो, जो भी समझना है समझो, और मेरे पास आराम से फोन करके मुझे पूछो। और नेक्स्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की, चलो अब जो भी हुआ इस बार आपके साथ, जो जैसा भी हुआ ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की ट्यूशंस मैं जल्दी की जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ट्यूशंस आपके लिए ले आऊंगा, और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स और विद नोट्स। मेरा पहले से आपके साथ प्रॉमिस है कि विद नोट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, बुक देखने की जरूरत नहीं पड़े, हैंड रिटन आपको नोट्स दूंगा, बस वही करने हैं, और आपको पता चल जाएगा एक एक कंसेप्ट। क्योंकि ये अब मैंने जो पढ़ाना है, ये कम से कम मैंने 5th टाइम आपको पढ़ाना है 4th सेमेस्टर। तो आप ये बात याद रखना कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने कहाँ पढ़ना है डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, टेंशन नहीं लेना कोई भी, आराम से पढ़ो। थैंक यू सो मच।